बिहार के रहने वाले ऋषभ कुमार ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करने के बाद एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था। एग्जाम के जब डेट्स निकले तब पता चला कि इनका एग्जाम सेंटर दिल्ली में पड़ा है। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि ऋषभ ने आज से पहले कभी भी दिल्ली में कदम नहीं रखा था। जब इसने अपने पिताजी को साथ चलने के लिए बोला तब पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, ये बोलते हुए कि बेटा मुझे उस टाइम पर कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता तेरे साथ। अब एक दो दूर के रिलेटिव दिल्ली में रहते तो थे, पर काफी दिनों से ऋषभ के फैमिली की उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। पर फिर इसने कहीं से पता लगाया कि इसका एक स्कूल फ्रेंड दिल्ली में ही रहता है। पर जो ये फ्रेंड था ना, इससे भी काफी दिनों से ऋषभ की कोई बातचीत नहीं हुई थी। पर ऋषभ को यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद जगी कि यार हम स्कूल फ्रेंड्स रह चुके हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। अब इसी उम्मीद में ये भाई साहब दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पर ऋषभ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिल्ली की ये पहली यात्रा उसके लिए जिंदगी भर का एक ट्रॉमा बनने वाली है। पर फिलहाल आप वीडियो में ऋषभ द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब ये घटना है 2002 की। उस समय ऋषभ की उम्र 21 साल थी और ये बिहार के पटना शहर में एक राजेंद्र नगर एरिया पड़ता है, वहीं पर रहा करते थे। पटना से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए करने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिए और फाइनली जब डेट आती है तो इन्हें पता चला कि इनके एग्जाम का सेंटर दिल्ली पड़ा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आज से पहले कभी भी ऋषभ दिल्ली नहीं गए थे और ना ही उस टाइम पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा डेवलप हुआ था। हमारे पास सोशल मीडिया या मैसेजिंग एप्स भी नहीं हुआ करते थे कि भाई हम लोग सब कुछ ऑनलाइन बुक करके फटाक से अपना मैनेज कर लें। यहाँ पर ऋषभ के पिताजी ने भी साथ चलने से मना कर दिया। तो ये फिर रिकॉल करता है कि यार मेरा एक दोस्त हुआ करता था निशांत, हम लोग यहाँ पटना में साथ में ही पढ़े हैं और अभी वो दिल्ली में रह रहा है। पर बहुत दिन से निशांत से भी बात नहीं हुई थी इसकी। पर ऋषभ की एक आदत थी, ये सारे नंबर सारे कांटेक्ट जो भी होता था एक डायरी में लिख के रखा करता। उस टाइम पर ऋषभ के पास नोकिया का मोबाइल फोन था। इसने पहले तो डायरी खोल के निशांत का नंबर ढूंढने की कोशिश की, पर इसे कोई नंबर नहीं मिला उसका। फिर एक पुराने दोस्त का नंबर मिलता है जो इनके साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये उसे कॉल करता है। कॉल पे बात करते हुए इसने पूछा कि भाई तेरे पास निशांत का नंबर है क्या? तो उसने बोला हाँ भाई है मेरे पास। उससे निशांत का नंबर लेके इसने निशांत को कॉल किया। अब जब इतने सालों के बाद इसने निशांत को कॉल किया तो पहले तो उसने पहचानने से ही मना कर दिया इसे। पहले तो उसने निशांत को भोजपुरी में 2-4 गालियां दी और गाली खाने के बाद फाइनली निशांत का दिमाग क्लिक करता है कि भाई ऋषभ नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था। उसने बोला कि जहाँ पर तेरा सेंटर पड़ा है वो कॉलेज मुझे पता है, तो तू आ जा और मेरे पास रह लेना। 2 दिनों के बाद ऋषभ की ट्रेन थी और जब ये दिल्ली पहुंचा तो स्टेशन पे निशांत रिसीव करने आया। उसने ऋषभ से बोला कि भाई यहाँ साकेतपुरी में मैं अपने भैया के साथ कमरा लेके रहता हूँ और मेरे भैया किसी काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाने वाले, तो तू आराम से यहाँ घर पे रह लेना। तो स्कूल की बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और दिल्ली भी मैं तुझे घुमा दूंगा। ऋषभ खुश हो गया, भाई इतने साल के बाद मिले पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहा है। पर ये ऋषभ की जो मासूमियत थी ना, इसे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। पता चलेगा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब जिस दिन ऋषभ दिल्ली पहुंचा था उसके अगले दिन ही इसका एंट्रेंस एग्जाम था। सुबह 11 बजे निशांत के घर पर पहुंचता है। निशांत ने बोला कि हाथ पैर धो ले, कुछ खा ले और आराम कर ले थोड़ा सा। ऋषभ बताते हैं कि मैंने खाना वाना खाया और सीधा जाके जो निशांत का बेड था उस पर लेट जाता हूँ। थकान बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैं गहरी नींद में सो गया और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई शाम के 5 बज रहे हैं। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस समय लगभग अंधेरा हो रहा था। मैंने निशांत को बोला कि भाई कल एग्जाम है और 1-2 दिन में निकल जाऊंगा मैं, तो चल मुझे थोड़ा दिल्ली घुमा दे। निशांत बोला कि ठीक है, तू फ्रेश हो जा फिर चलते हैं। ये लोग निशांत के साकेतपुरी वाले फ्लैट से पैदल ही आसपास का एरिया घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर ये लोग अपनी स्कूल की यादें ताजा कर रहे थे, किसकी कितनी गर्लफ्रेंड बनी है, तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये सारी बातें चल रही थी। और इसी बीच निशांत के भैया का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि मुझे जो 2 दिनों के लिए जाना था ना अभी बाहर, वो कैंसिल हो गया है, मैं अभी 1 घंटे में कमरे पर आ रहा हूँ। और यही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। निशांत अपने भैया से बहुत डरता था। उसने बोला ऋषभ को कि भाई भैया अभी आ रहे 1 घंटे में, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बिना उनके नॉलेज के उनके घर में कोई रुके ऐसे। तो यार अभी ना कुछ और देखना पड़ेगा, मैं अपने घर पे तुझे नहीं रख सकता, मैं तेरे लिए कुछ और इंतजाम करता हूँ। इस पॉइंट पर निशांत के घर के पास ना एक जनरल स्टोर थी। उन जनरल स्टोर वाले भाई साहब का एक गेस्ट हाउस था जो साकेतपुरी से 1 घंटे की दूरी पर है। निशांत ने उनको कॉल करके बोला कि भैया एक रूम चाहिए आज के लिए। तो उन्होंने अपने गेस्ट हाउस का नंबर दिया और बोला कि आप बात कर लीजिए और मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। इस समय ऋषभ के दिमाग में चल रहा था कि यार कैसा दोस्त है, मतलब 1 रात भी रखने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसे लगा कि यार ठीक है, 1 रात की ही तो बात है, खाना खा के सोना है सिंपल,
कल सुबह मैं एग्जाम दे के अपना ट्रेन का देख के निकल जाऊंगा। अब यहाँ पर निशांत ने गेस्ट हाउस में कॉल करके बोला कि भाई राजेश भैया ने आपका नंबर दिया है, आज रात के लिए कमरा चाहिए। पहले तो गेस्ट हाउस वाले ने 1000 रुपए बोला था, पर जब इनका रेफरेंस दिया निशांत ने तब उसने बोला कि ठीक है 500 में हम आज रात को रहने के लिए दे देंगे। निशांत यहाँ पर ऋषभ को लेके पहले घर पे जाता है, इसका सामान उठाया और ऋषभ को एक ऑटो में बैठा देता है। ऑटो वाले को पूरा डिटेल समझा दिया गेस्ट हाउस का और बोला कि भाई वहां पहुंच के मुझे कॉल कर देना। ऋषभ यहाँ पर एकदम मजबूर हो गया था, अब कोई वैसा जानने वाला भी नहीं है कि इसे कॉल करके बताए कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। ये भाई चुपचाप निशांत के घर से उस गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगता है ऑटो में। शाम के 6:30 बज चुके थे और ऋषभ बताते हैं कि भाई वो जो रास्ता था ना गेस्ट हाउस तक पहुंचने का, वो बीच बीच में जंगल आ रहा था, बड़े बड़े नाले थे और वो गेस्ट हाउस बिल्कुल दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में था कहीं पे। अब 1 घंटे तक उन्हीं रास्तों पर चलते हुए फाइनली ऋषभ उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचता है। ऑटो वाले इसे ड्रॉप करके वापस मुड़ता है और ऋषभ वहां से सीधा पहुंचता है गेस्ट हाउस के अंदर। जैसे ही ऋषभ उस गेस्ट हाउस के अंदर गया रिसेप्शन पे, इसे ना हल्का सा कुछ ऑफ लगा। इसने एक नजर मारी गेस्ट हाउस के ऊपर नीचे हर तरफ, फिर रिसेप्शन पे पूछता है कि भैया कौन सा कमरा है मेरा। और रिसेप्शन वाला इसे देखता है और बोलता है कि आप चलिए मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने पास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि कुछ लोग होते हैं जो ना ऐसे एनर्जीज को फील कर पाते हैं, वो काफी सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज को लेके। ऋषभ भी उनमें से एक था। ऋषभ बताते हैं कि जो मेरे पितृ पूर्वज है, मुझे बहुत बार एहसास होता है कि वो मेरे साथी हैं और हर गलत सही काम में मुझे इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हिंट देते हैं वो लोग। पर सिर्फ कल मेरा एग्जाम था, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से मैंने इन सारे हिंट्स को इग्नोर किया। मुझे जो एनर्जी फील हो रही थी उसे दबाते हुए जो होटल का मैनेजर था उसके साथ फर्स्ट फ्लोर पर गया। मैंने फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के साथ ही मैनेजर से पूछा कि भैया और कोई नहीं है क्या होटल में। तब मैनेजर बोलता है कि सर यहाँ पर तो कम ही लोग आते हैं, अभी कोई भी नहीं आपके अलावा। ऐसा बोलते हुए उस होटल के मैनेजर ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ऋषभ अभी भी कमरे के गेट पर ही खड़ा है। ये बताते हैं कि मैं ना एकदम फ्रीज हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पितरों ने बांध दिया है मुझे कि आगे नहीं जाना इसके। मैं चुपचाप वहां खड़ा होके कमरे की ओर देख रहा था। इतनी देर में जो होटल का मैनेजर था उसकी आवाज आती है कि सर अंदर आ जाइए। उसकी आवाज सुन के मेरा ध्यान टूटा और मैंने कमरे के अंदर अपने कदम रखे। अब जब ये अंदर गया तो इसने पाया कि कमरा तो बड़ा है काफी, पर वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा था और पूरा अंधेरा हो रखा है चारों तरफ। कमरे की जो बालकनी थी उसके बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनियां बालकनी के अंदर आ रही थी। ऋषभ यहाँ पर धीरे धीरे चल के बालकनी के पास गया और वहीं खड़े होके पेड़ की ओर देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद इसने पूछा मैनेजर से कि भैया इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है कमरे में। तब मैनेजर ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप जो कमरे के अंदर कबर्ड था उसे खोल के उसके अंदर से एक बल्ब निकालता है और बल्ब निकाल के इसने होल्डर में लगा दिया। होल्डर में लगा के इसने स्विच ऑन किया तो कमरे में हल्की रोशनी हुई। अब वो बल्ब भी बहुत कम वॉट का था, तो आप ना इमेजिन करो वैसा एक कमरा है, डिम सी लाइट हो रखी है, जो बालकनी है उससे पेड़ की टहनियां दिख रही हैं आपको। तो ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा स्पूकी एटमॉस्फेयर बन चुका था उस जगह पे। होटल के मैनेजर ने बल्ब लगाया और बल्ब लगाने के बाद बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद ऋषभ थोड़ा फ्रेश होता है, कपड़े वपड़े चेंज किए और चुपचाप जाके जो कमरे का बेड था उस पर लेट जाता है। अब बेड पर लेटे लेटे ही इसने अपने घर पर कॉल किया, बातचीत की और उसके बाद ऋषभ डिसाइड करता है कि यार कल एग्जाम है, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। अपने बैग से रिवीजन वाली एक कॉपी निकालता है और जो इसके पास फोन था ना, उस समय फोन्स में मेमोरी कार्ड लगते थे, तो उसी मेमोरी कार्ड पर इसने पुराने गाने डाउनलोड करके रखे थे और बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक पे उन पुराने गानों को चलाकर ये अपना रिवीजन करने लगता है। अब ऐसे पढ़ाई करते हुए सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे कि अचानक उस कमरे की लाइट कट हो जाती है। ऋषभ बताते हैं कि इतना ज्यादा अंधेरा हो रखा था कि मैं अपने ही शरीर का हिस्सा नहीं देख पा रहा हूँ। इसने अपने रिवीजन वाली कॉपी बंद करके साइड में रखी और फोन में जो गाना चल रहा था उसे भी ऑफ कर दिया, क्योंकि ना अभी भाई को कुछ सुनाई दिया था और ये उसे कंफर्म करना चाहता था कि अभी जो आवाज उसने सुनी है कहीं वो उसके गाने से तो नहीं आ रही है। पर जब इसने गाना बंद करके ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश की तो भाई इसने पाया कि जो बेड है ऋषभ का, उसी बेड के नीचे से कंगन के खनकने की आवाज आ रही थी।
ये बताते हैं कि भैया वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे जब कंगन को हम बिल्कुल टॉप से अगर फ्लोर पे ड्रॉप करें तो जो उस कंगन के फ्लोर पे हिट करने से आवाज़ आएगी ना, उस तरीके की आवाज़ थी, पर एक बहुत ही एरी टोन में आ रही थी वो साउंड। अब अगले 10 सेकंड तक भी जब वो आवाज़ बंद नहीं हुई तब इसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और ये ना फ्लैशलाइट ऑन करके बेड के नीचे देखना चाहता था कि आखिर वो आवाज़ किसकी है। और भाई साहब जैसे ही इसने फ्लैशलाइट ऑन करके हल्का कोने की तरफ फोकस किया, भाई इसे एहसास हो गया कि इसके अलावा उस कमरे में कोई और भी था। अब वो जो भी था ऋषभ को दिखाई तो नहीं दिया, पर ये साफ साफ फील कर पा रहा था कि कोई तो है उस कमरे में। यह एहसास होते ही ऋषभ के अंदर एकदम ठंडी सिहरन दौड़ने लगती है। अब इससे पहले कि ऋषभ कुछ भी मूवमेंट करता, जो उस कमरे का वॉशरूम था, उस वॉशरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाता है। पर भाई साहब अभी तो लाइट कटी हुई है, बिना लाइट के वो एग्जॉस्ट फैन कैसे ऑन हो गया? ये ख्याल आते ही ऋषभ एकदम डर से शिवर करने लगता है और उस एग्जॉस्ट फैन के चलने के 7-8 सेकंड के बाद ही बाथरूम का फ्लश भी ऑन हो जाता है। फ्लश के गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देती है ऋषभ को और इस समय तक इसे एकदम कंफर्म हो गया था कि भाई बाथरूम में कोई तो है। ऋषभ बताते हैं कि भैया मेरी इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी अभी। अब इसने मोबाइल फोन को साइड में रख के दोनों हाथों से अपने आंख बंद कर लिए, पर जैसे ही इसने आंख बंद किया, जो कमरे के अंदर कबर्ड रखा था, उस कबर्ड के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी इसे। वो हंसने की आवाज ऋषभ को एकदम बेचैन कर रही थी अंदर से। इसने एक हाथ से अपना आंख ऐसे बंद किया और मोबाइल उठा के उसके फ्लैशलाइट को ना कबर्ड की तरफ पॉइंट करता है और भाई इसने पाया कि उस कबर्ड के पास एक लड़की की बॉडी लटक रही थी। वो बॉडी एकदम जली हुई है और चेहरा भी क्लियर दिख नहीं रहा है, पर वो हवा में लटक रही थी। अब उस फिगर को देखते ही भाई ऋषभ का दम घुटने लगता है। इसे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये चिल्ला पाए और तभी इस पॉइंट पर ऋषभ को एहसास होता है कि इनके जो पित्र हैं वो इसे ऐसे हिंट दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा बजा अभी। भाई साहब ये फोन में हनुमान चालीसा ढूंढने लगता है और इससे पहले कि वो हनुमान चालीसा बजाता, वो प्रेत आत्मा ऋषभ की तरफ आने लगी और फाइनली वो जो प्रेत आत्मा थी इससे 1 फीट की दूरी पर आके ऐसे रुक जाती है। ऋषभ बोलता है कि भैया उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। 5-6 सेकंड तक वो मेरे सामने खड़ी रही और फिर चिल्लाते हुए मुझसे दूर भागने लगी और जब वो मुझसे दूर भागी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में हनुमान जी की लॉकेट है, जिसे देखकर वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती थी। अब जब वो एंटिटी से थोड़ी सी दूर हुई तब ऋषभ ने हनुमान चालीसा बजा दिया। पर ऋषभ बताते हैं कि भैया जैसे ही हनुमान चालीसा स्टार्ट हुआ, उसके चिल्लाने की आवाज और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। वो कभी छत पे जाके चिपक जाती, कभी कबर्ड पे ऐसे टकराती, पर वो ना मेरे पास नहीं आ रही थी। इतनी देर में वो एक बार बालकनी में भी गई, उस पेड़ पे बैठ के चिल्लाने लगी। मैंने 1 घंटे तक हनुमान चालीसा को बार बार प्ले किया, पर फिर मेरी नजर मोबाइल की बैटरी पर गई जो एकदम खत्म ही होने वाली थी। अगर मैंने हनुमान चालीसा बंद कर दिया तो ये एंटिटी मुझे रात भर हॉन्ट करेगी। मैंने लॉकेट पहना हुआ था, अटैक तो नहीं करेगी मुझ पे, पर मुझे रात भर डराएगी। ऋषभ यहाँ पर हाथ जोड़ के एकदम हनुमान जी से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान प्लीज बचाइए मेरे को। अपने पितरों से भी ये बहुत प्रार्थना करता है और फिर 10 मिनट के बाद ही कुछ बहुत ही चमत्कारिक घटना घटती है। ऋषभ को सुनाई देता है कि कमरे के बाहर 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। ये भाग के जाता है और गेट खोल देता है कमरे का। कमरे का गेट खोलते ही ये देखता है कि एक 6 फुट का गोरा चिट्टा एकदम पहलवान जैसे बॉडी स्ट्रक्चर का आदमी, जो होटल का मैनेजर था नीचे, उसके साथ आया हुआ है फ्लोर पे। अभी उस आदमी की ओर देख के ऋषभ को एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है। अब जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ, ये बताते हैं कि उस आदमी ने बहुत प्यार से ऋषभ की तरफ देखा। अब इस दौरान ऋषभ की नजर उसके हाथ पर जाती है। ऋषभ बताते हैं कि उसके हाथ पर राम राम लिखा हुआ था। जब होटल का स्टाफ वहाँ से चला गया तब ऋषभ ने सारी बात उस आदमी को बताई। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, वो आदमी बोलता है ऋषभ से कि बच्चे, मुझे सब कुछ पता है, तुम एक काम करो, मेरे कमरे में आके सो जाओ। ऋषभ अपना कमरा लॉक करके उन आदमी के कमरे में चला जाता है। ये बहुत बार उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, पर ऋषभ बताते हैं कि उस आदमी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया।
बस मुस्कुराता रहा इसकी तरफ देख के। अब ये सब होते होते रात के 2-2:30 बज जाते हैं। ऋषभ की भी आंख लग जाती है। अब अगली सुबह जब ऋषभ की आंख खुली तब 6 बज रहे थे। ये देखता है कि भाई कमरे में कोई भी नहीं है। ये तुरंत निकल के अपने कमरे में जाता है, सामान उठाता है और सीधा पहुंचता है रिसेप्शन पे। इसने मैनेजर से पूछा कि वो भाई कौन है जो रात को मेरे कमरे के बाजू में रुके हुए थे। तब वो मैनेजर बताता है कि भैया उनका नाम पवन है और उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए ही कमरा बुक किया था। उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। ऋषभ ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये चुपचाप होटल से बाहर निकल के अपने दोस्त को कॉल करता है, पर भाई इसके दोस्त ने फोन नहीं उठाया। इस समय तक सुबह के 7 बज चुके थे और ये होटल से निकल के रोड की तरफ जाने लगता है, जहां से ऑटो पकड़ के इसे अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना था। पर उससे पहले ही रोड के एंड पर एक चाय की दुकान थी। ऋषभ सोचता है कि पहले जाके मैं चाय बिस्किट खा लेता हूँ और फिर मैं एग्जाम देने के लिए जाऊंगा। ये वहाँ बैठता है चाय पीने के लिए और वहाँ पर ना एक बूढ़े दादा थे जो चाय बना रहे थे। ऋषभ ने बातों बातों में बताई दादा को सारी बात कि कल रात ऐसा ऐसा हुआ था उस गेस्ट हाउस में मेरे साथ। तब उस दादा ने एक बहुत ही डरावनी चीज रिवील की। उन्होंने बोला कि बेटा जो ये गेस्ट हाउस है ना, यहाँ पर जिसे इसके बारे में पता है वो तो कभी रुकेगा ही नहीं। तब ऋषभ पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था दादा। इन्होंने बताया कि बेटा ये गेस्ट हाउस पहले घर हुआ करता था और उस घर में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में एक लड़का, उसकी वाइफ और लड़के के माता पिता रहते थे। पर जो यहाँ लड़के की बीवी थी उसे उसके सास ससुर बहुत टॉर्चर करते थे दहेज के लिए। बहुत लालची किस्म के आदमी थे। जो लड़का था उसका भी बाहर कहीं और चक्कर चलने लगा। एक बार उस लड़के ने जो दूसरी औरत थी बाहर जिसके साथ चक्कर चल रहा था उसे लेके घर पर आता है। जब घर पर आया तो जो उसकी बीवी थी उसने बहुत हंगामा किया भाई कि मेरे रहते कैसे तो लेके आ सकता है किसी और को। इस टाइम पर उस लड़के की बीवी प्रेग्नेंट भी थी। इसने जैसे तैसे हंगामा करके जो दूसरी वाली औरत थी उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इस घटना के 3-4 दिन के बाद जब थोड़े से हालात नॉर्मल हुए तब एक शाम जब वो घर के किचन में खाना बना रही थी तो इसका पति बड़े प्यार से इसे लेके ऊपर कमरे में जाता है। कमरे में ले जाकर उसने इसका मुंह बांधा और तीनों लोगों ने मिलके, सास ससुर और लड़का, इस औरत को जला दिया था। साथ साथ जो उसका बच्चा पेट में था वो भी जल के मर गया। उसके बाद से ही ये आत्मा किसी को भी उस कमरे में रहने नहीं देती। अब इस घटना के 2-3 महीने के बाद जो ये लड़के के घर वाले थे इन्होंने अपने इस घर को एक जनरल स्टोर के ओनर को बेच दिया। अब ओनर यहाँ पर आसपास रहता नहीं था तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला घर के बारे में। पर जब उसे पता चला कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन है तब उसने इस घर को छोड़ के गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया। भूले भड़ के कभी कोई आके रुक जाता है तो उससे ही इनका खर्चा निकलता है। अब ऋषभ यहाँ पर चाय पी के सीधा अपने एग्जाम सेंटर पहुंचता है। उसने एग्जाम दिया और फिर 1-2 दिन के बाद ट्रेन पकड़ के वापस पटना आ जाता है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल के सारे वीडियो देख लिए हैं तो भाई आप मेंबर बन के सिर्फ 29 रुपए पर मंथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। मेंबरशिप बनने का लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।